हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल शबिस्ता नफीस पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द रूल ऑफ डायरेक्टरी। द रूल ऑफ डायरेक्टरी मतलब डायरेक्टरी का जो शासन। तो देखिए, डायरेक्टरी का शासन से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि फ्रांस में ये जो डायरेक्टरी शासन से पहले क्या चीज़ थी। तो देखिए, फ्रांस से पहले डायरेक्टरी शासन के पहले जो ये थी, तो देखिए फ्रेंच रिवोल्यूशन जो था तो 1789 से 1792 में था। उसके बाद देखिए वही चीज़ है, 1789 से 1792 में इसी बीच में था वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की यानी संवैधानिक राजतंत्र था। उसके बाद 1793 से 1795 तक था तो नेशनल कन्वेंशन था। नेशनल कन्वेंशन मतलब उसके बाद मतलब वही राष्ट्रीय कन्वेंशन जो था वो था। उसके बाद उसी राष्ट्रीय कन्वेंशन के अंदर वो था आतंक का शासन चला था। तो 1993 से 94 तक यानी एक से 1.5 साल तक के बीच में ये क्या चला था, द रिंग ऑफ टेरर यानी आतंक का शासन, इसी द नेशनल और कन्वेंशन में। उसके बाद थर्ड आया था द रूल ऑफ डायरेक्टरी। ये 1795 से 1799 तक था और ये डायरेक्टरी शासन, वही द रूल ऑफ डायरेक्टरी। एंड द फोर्थ है द रूल ऑफ कॉन्सुलेट या कॉन्सुलेट ऑफ द रूल, इसको कहेंगे कॉन्सुलेट शासन यानी काउंसिल वाला जो था। उसके बाद 1804 से लेकर 1815 तक था एम्पररशिप यानी नेपोलियन की एम्पररशिप साम्राज्य तंत्र। उसके बाद 1815 से 1848 तक था तो वियना कांग्रेस यानी वियना कांग्रेस था। मैं ये सब सीरियल वाइज बताती रहूँगी। आज का मेरा टॉपिक है द रूल ऑफ डायरेक्टरी। तो द रूल ऑफ डायरेक्टरी की तरफ मैं चलती हूँ। तो ये आज का मेरा टॉपिक है द रूल ऑफ डायरेक्टरी का। तो ये देखिए 1795 से 1799 तक रहती है। तो मैं एक मरतबा कह देती हूँ कि आप लोग प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। और ये वीडियो में पूरा देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा सीरियल वाइज, तब पूरी आपको कहानी समझ में आएगी। आप लोग प्लीज़ इनको स्किप मत करिएगा और पूरी तरह से सुनिएगा तो आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। द रूल ऑफ डायरेक्टरी यानी 1795 से 1799 तक था। जो देखिए नेशनल कन्वेंशन के भंग हो जाने के बाद वही जो 1793 से 95 तक था उसी के जस्ट बाद यानी राष्ट्रीय कन्वेंशन जो था। तो नेशनल कन्वेंशन भंग हो जाने के पश्चात 1795 के संविधान के अनुसार फ्रांस में संचालक मंडल यानी हिंदी में इसको क्या कहेंगे, संचालक मंडल है, तो उसी को डायरेक्टरी का शासन आरंभ हुआ था। तो ये देखिए डायरेक्टरी का शासन कब तक था। तो डायरेक्टरी का शासन 27 अक्टूबर 1795 से 10 नवंबर 1799 तक हुआ था। यानी डायरेक्टरी शासन 21 अक्टूबर से 1795 टू 10 नवंबर 1799 तक हुआ था। तो देखिए बोर्ड ऑफ 5 मेंबर इन डायरेक्टरी यानी जो डायरेक्टरी में क्या थे, तो इसके जो डायरेक्टरी के जो एग्जीक्यूटिव यानी ये जो कार्यपालिका है एग्जीक्यूटिव में ये बोर्ड ऑफ 5 मेंबर थे। तो देखिए पढ़ूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सीरियल वाइज आप देखेंगे तो आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा इतना। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा लाइन बाय लाइन को देख लीजिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए 1795 के संविधान में जो संविधान के अनुसार सीमित मताधिकार से निर्वाचित हुआ था तथा व्यवस्थापिका का निर्माण हुआ एवं डायरेक्टरी की नियुक्ति हुई। कार्यपालिका शक्ति 5 सदस्यों को सौंपने का प्रावधान किया गया जो निर्देशक मंडल कहा जाता था। यानी वही जो पूरा चलता रहता था तो उसी को निर्देशक मंडल कहा गया। इस मंडल में सभी सदस्य बराबर अधिकार थे। ये मतलब इस मंडल में सभी सदस्यों के बराबर अधिकार थे और प्रत्येक सदस्य बारी बारी 3 महीने के लिए अध्यक्ष पर नियुक्त होते थे। यानी 1795 है 1795 के संविधान में ये मतलब ये निर्वाचित हुआ था कि व्यवस्थापिका का निर्माण हुआ था और डायरेक्टरी की नियुक्ति हुई थी। कार्यपालिका की शक्ति में 5 सदस्यों का प्रावधान रखा गया था और हर सदस्य जो थे 3-3 महीने के लिए अध्यक्ष पर नियुक्त होंगे। तो देखिए 2 सरनी थे। तो ये देखिए लेजिस्लेटिव यानी वो व्यवस्थापिका, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका।
तो इस कार्यपालिका, तो वही मैं आगे चलती हूँ। तो देखिए जो लेजिस्लेटिव में थे, तो लेजिस्लेटिव में वही व्यवस्थापिका में तो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, यानी विधानसभा में थे। और लेजिस्लेटिव उसके बाद लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल थे, यानी विधान परिषद थे। इसमें 2 लोगों को वो किया गया था। और एग्जेक्टिव में मतलब कार्यपालिका जो था, तो बोर्ड ऑफ 5 मेंबर, यानी इसमें 5 सदस्यों को रखा गया था। तो एग्जाम्पल के लिए मैं बता देती हूँ, बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम, ये टी है, by legislative council from a list property legislative assembly, यानी सूची संबंधित जो विधान थे, विधानसभा थी, उससे विधान परिषद द्वारा वो किया जाता था। यानी जो ये विधान परिषद है उसके द्वारा ही ये चुने जाते थे, ये बोर्ड ऑफ 5 मेंबर जो होते थे। तो डायरेक्टरी की सुरक्षा के लिए 150 सिपाही और 120 घुड़सवार नियुक्त किए गए थे। यानी जो ये डायरेक्टरी जो बनी हुई थी उसकी पूरी सुरक्षा के लिए 120 सिपाही थे और 120 घुड़सवार थे। याद रखिएगा, 120 सिपाही थे और 120 घुड़सवार भी नियुक्त किए गए थे। तो डायरेक्टरी की शक्तियाँ क्या क्या रहती थी, मैं ये भी बता देती हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन एक ही बार में पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा डायरेक्टरी शासन के बारे में। और नेपोलियन ने पूरा मतलब युद्ध कहाँ, किस वजह से नेपोलियन ने कहाँ कहाँ अभियान स्टार्ट किया था, कैसी उसकी विदेश नीति पूरी थी, ये आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन आ जाएगा पूरा समझ में। तो डायरेक्टरी की क्या क्या शक्ति थी, तो देखिए कानून को लागू कराना था, सेना प्रमुख, राजदूत और राजस्व अधिकारियों आदि का अधिकारी को नियुक्त किया जाता था। यानी जो सेना प्रमुख थे, राजदूत थे, राजस्व अधिकारियों को मतलब आज जो सब थे उनका अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। ये डायरेक्टरी शासन में नियुक्त किया जाता था। और देखो सेना पे नियंत्रण किया जाता था, सेना पर नियंत्रण रखा जाता था। तो शांति, और नेक्स्ट पॉइंट है शांति समझौता करना या युद्ध की घोषणा करना। और किसी बाहरी देश पार्लियामेंट को गोपनीय समझौता करना, परंतु उसकी आर्थिक शक्तियां सीमित थी। लेकिन वो मतलब वो समझौता करती थी, लेकिन उसकी आर्थिक जो शक्तियां थी वो सीमित ही रहती थी। तो देखिए डायरेक्टरी शासन की जो शक्तियां थी वो तो मैंने बता दिया, लेकिन इसकी समस्या क्या हो गई थी, मैं इस समस्या के बारे में भी डिस्कस कर देती हूँ। तो देखिए इसकी समस्या जो थी, तो डायरेक्टरी शासन की समस्या में, तो डायरेक्टरी शासन कन्वेंशन शासन की प्रक्रिया, यानी जो पूरा कन्वेंशन उसका चल रहा था, नेशनल कन्वेंशन की बात हो रही है। तो जो शासन की प्रक्रिया स्थापित किया गया था, डायरेक्टरी शासन का कन्वेंशन जो पूरा स्टार्ट किया गया था नेशनल कन्वेंशन के भंग हो जाने के बाद, तो जो स्थापित किया गया था, लेकिन इसकी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जिसमें 2 समस्या तो ज़रूरी है। पहला तो ये था कि जैकोबिन थे और दूसरे थे रायसिस, यानी जो रायलिस्ट थे, यानी शासन वर्गों की सहानुभूति रखने वाले थे, जो इस शासन को हटाना चाहते थे। एक तो जैकोबिन थे, जो जैकोबिन दल का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। तो एक दूसरा था रायरिस, ये देखिए शासन वर्गों की सहानुभूति रखने वाले थे, जो इस शासन को हटाना चाहते थे। इन समूहों को कई बार डायरेक्टरी शासन को उखाड़ फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन डायरेक्टरी ने सख्ती से दमन कर दिया था। यानी इन लोगों ने पूरी कोशिश की थी लेकिन इसका दमन कर दिया था। इस शासन की बंद करने का प्रयास चलता रहा, यानी ये लगातार ये चलता रहा कि इस शासन को बंद कर दिया जाएगा, इस शासन को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अंत में नेपोलियन ने तख्ता पलट, यानी कफ ऑफ बोर्निया, इसको इंग्लिश में कहते हैं कप ऑफ बोर्निया, तो तख्ता पलट से 10 नवंबर 1799 ईस्वी में इसे दमन कर दिया था। तो इस बात से ये पता चल जाता है कि डायरेक्टरी शासन जो हुआ था 27 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, और 27 अक्टूबर 1995 से स्टार्ट हुआ था, और 10 नवंबर 1799 ईस्वी तक में 27 अक्टूबर 1795 से और 10 नवंबर 1799 ईस्वी तक में था। लेकिन इसका अंत किसने किया था, तो नेपोलियन ने किया था। किसने किया था, नेपोलियन ने किया था। तो इससे किससे किया था, तो तख्ता पलट, यानी अचानक से ही इसने दमन करके इसका मतलब इसको हटा दिया था, और उसी की जगह पर क्या आया था,
द कॉन्सुलेट ऑफ रूल, यानी जो काउंसिल जो बना था तो उस वो आ गया था 1799 ईस्वी तक में। तो नेपोलियन बोनापार्ट तानाशाह का, इसी कारण नेपोलियन बोनापार्ट का जो तानाशाह का रास्ता खुल गया था। तो देखिए इसी वजह से जब ये तानाशाह का इसका रास्ता खुल गया था तो इसने स्टार्ट कर दिया था। देखिए इसकी मतलब इसकी जो विदेश नीति, इसके बाद जब इसका तानाशाही स्टार्ट हो गई थी तो इसने एक विदेश नीति भी अपनाई थी। डायरेक्टरी शासन की विदेश नीति में क्या क्या सब था वो बता रहे हैं। तो देखिए पहला तो ये था, इनकी प्रमुख समस्या युद्ध थे जो फ्रांस पहले से ही लड़ रहा था। यानी इससे पहले जो मतलब नेशनल कन्वेंशन सब हुआ था, उसके बाद फ्रेंच रिवोल्यूशन जो कि बहुत ही बड़ी क्रांति थी, तो ये सब युद्धों से सब लड़ रहे थे। और प्रशा को पहले मतलब उसे ओल्ड जर्मनी कहते थे, ये पहले ओल्ड जर्मनी थी। तो प्रशा, स्पेन और हाईलैंड ने फ्रांस से शक्ति समझौता कर लिया था। फ्रांस से शांति समझौता कर लिया था, शांति समझौता कर लिया था, क्योंकि वो लोग भी एकदम तंग आ गए थे, इसलिए इन्होंने फ्रांस से शांति समझौता कर लिया था। लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया और पिडमोंट सांडिया यानी इटली का प्रांत, उससे अभी भी युद्ध चल रहा था। और फ्रांस ने दोनों देशों के युद्ध निश्चय हो गया था, और फ्रांस में ये दोनों ये थे, इसकी वजह से ये युद्ध निश्चित हो गया था और नेपोलियन बोनापार्ट को सेना प्रमुख बनाया गया। और फ्रांस में मतलब नेपोलियन ने देशों के विरुद्ध युद्ध करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। तो देखिए नेपोलियन का इटली अभियान है, तो मैं ये इटली अभियान में इसमें बता देती हूँ, इटली अभियान जो था उसका। तो देखिए नेपोलियन का इटली अभियान था, तो ये इटली अभियान है वही जो मतलब उसकी विदेश नीति में, तो सबसे पहले जो विदेश डायरेक्टरी की विदेश नीति में थे, तो सबसे पहले उसने कौन सा अभियान स्टार्ट किया था, तो इटली का अभियान था। तो देखिए नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण किया और उसका सपना ऑस्ट्रिया के सेना प्रमुख बोलिया कर रहा था। यानी ऑस्ट्रिया का जो सेना प्रमुख था वो बोलिया कर रहा था, जिसका मतलब नेपोलियन ने पूरी तरह से सार्डिनिया, यानी जिसका मतलब ये मैं काट दे रही हूँ, मतलब नेपोलियन ने सार्डिनिया पर आक्रमण किया था। आगे चलकर मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आगे चलकर नेपोलियन ने सार्डिनिया पर आक्रमण किया और उससे शांति समझौता कर लिया था। इसके अंतर्गत सार्डिनिया ने 2 शहर यानी सवोरा और नीस फ्रांस को देने पड़ गए थे। यानी जो सार्डिनिया को जब इसमें आक्रमण कर दिया था तो उसने शांति समझौता कर लिया था, तो उस शांति समझौते में उसने सार्डिनिया ने 2 शहर सवोरा और नीस, याद रखिएगा सवोरा और नीस फ्रांस को देने पड़े। अतः इस प्रकार 10 मई 1796 में इन अभियानों की प्रतिष्ठा प्रदान हुई। इसके बाद नेपोलियन लोम्बार्डी यानी लोम्बार्डी जो थी, लोम्बार्डी इटालियन स्टेट यानी इटली स्टेट के राजधानी मिलान पर आक्रमण करता है। इटली स्टेट की राजधानी जो थी तो मिलान पर आक्रमण करता है तथा वहाँ पर समझौता करके शांति समझौता किया था। मतलब वो वहाँ पर उसने शांति समझौता कर लिया था। यह नेपोलियन देखिए हर जगह ये युद्ध में जीत जाता है, लेकिन इंग्लैंड से ये नहीं जीत पाता है। ये मतलब इटली पर भी आक्रमण कर लेता है और ऑस्ट्रिया पे भी मतलब युद्ध कर के उससे मतलब समझौता कर लेता है, लेकिन इंग्लैंड से ये नहीं जीत पाता है, क्योंकि इंग्लैंड की जो नौसेना थी वो बहुत ही ताकतवर थी। इसी कारण उसने महाद्वीपीय व्यवस्था बताया था, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगी। तो देखिए मिलान पर आक्रमण कर दिया था, इटली के स्टेट जो राजधानी थी मिलान पर आक्रमण कर दिया था और वहाँ पर समझौता कर स्कैमी पर शांति समझौता कर लिया। स्कैमी पर, ये भी याद रखिएगा, स्कैमी पर शांति समझौता कर लिया था। मेंटोवा जो कि ऑस्ट्रिया साम्राज्य इटली का प्रमुख केंद्र था, मेंटोवा जो कि ऑस्ट्रिया साम्राज्य यानी इटली का प्रमुख केंद्र था, उस पर घेराबंदी कर लिया। अंत में उसे जीत लिया। नेपोलियन ने यहाँ पर नेपोलियन की पूरी तरह से जीत हो रही थी और देखिए जीत लिया। उसके बाद नेपोलियन उसके स्थान पर
उसके बाद वो लीबिया, ये लीबिया है, लीबिया के स्थान पर पहुंचा जो ऑस्ट्रिया की राजधानी के 100 किलोमीटर दूर था। अच्छा, ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन थी? तो वियना थी। तो देखिए, तो लीबिया के स्थान पर पहुंचा जो ऑस्ट्रिया की राजधानी यानी वियना से 100 किलोमीटर दूर थी। और परंतु इस समय दोनों सेनाएं अत्यधिक थक चुकी थी और वो शांति चाहती थी। यानी सब लोग युद्ध करके, इससे समझौता करके सब लोग एकदम थक चुकी थी और वो शांति समझौता चाहती थी। अतः 18 अप्रैल 1797 ईस्वी में आंतरिक समझौता कर लिया, परंतु नेपोलियन फ्रांस से इटली के 2 शहर जिनेवा और वेनिस पर अधिकार कर लिया। देखिए, जो इटली के जो 2 शहर थे, देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि मेडेनिया के जो 2 शहर थे उसने 2 शहर को मतलब फ्रांस को देने पड़ गए थे, तो सवोरा और नीस थे। और यहाँ पर उसने इटली के जो 2 शहर थे जिनेवा और वेनिस पर इसने अधिकार कर लिया था। इसने यहाँ पे भी 2 शहर थे, उस पर इसने अधिकार कर लिया था। और बाद में 17 अक्टूबर, एक मिनट दिख नहीं रहा, और बाद में 17 अक्टूबर 1799 में ऑस्ट्रिया को कैम्पो-फोर्मिया की संधि कर ली, यानी ऑस्ट्रिया से कैम्पो-फोर्मिया की संधि कर ली और इसके चलते 1792 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति समाप्त हो गई थी। जो उस समय जो ये 1797 ईस्वी में किया था, लेकिन ये 1792 ईस्वी में फ्रांस में मतलब जो फ्रांस की क्रांति थी वो तो समाप्त हो चुकी थी, लेकिन कुछ इसमें सुधार आ चुके थे फ्रांस के, इसलिए नेपोलियन भी थोड़ा सा ताकतवर हो गया था। मतलब नेपोलियन जब तक आया था तो फ्रांस की स्थिति थोड़ा बहुत मतलब अत्यधिक बिगड़ी हुई थी, क्योंकि नेपोलियन ने कहा था कि फ्रांस को मैंने ज़मीन पर फेंका हुआ देखा था, जिसको मैंने अपने तलवार की नोक से खड़ा कर दिया, ये नेपोलियन ने कहा था। इसको भी याद रखिएगा कोटेशन के लिए कि नेपोलियन ने क्या कहा था, अगर डालने हो तो एग्जाम में नंबर बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो 1797 में ऑस्ट्रिया के कैम्पो-फोर्मिया की संधि होती है और बाद में ये मतलब इसने किया तो इस संधि के अंतर्गत ऑस्ट्रिया को नीदरलैंड, टेरर, मेंस फ्रांस को देना स्वीकार करना पड़ गया। हर तरफ से मतलब नेपोलियन एक तरह से समझ लिए वो पूरी तरह से सबका मतलब वो फ्रांस में जो शहर उसके मतलब हर तरह से शहर को कब्जा कर लेता था, क्योंकि जैसे यहाँ पर सवोरा और नीस का किया, जिनेवा और वेनिस का इटली में किया था। उसके बाद देखिए वही ऑस्ट्रिया में नीदरलैंड के और ऑस्ट्रिया को नीदरलैंड फ्रांस को देना पड़ा था, यानी ऑस्ट्रिया को भी और नीदरलैंड को भी मेरे टेरर और मेंस फ्रांस को देना पड़ गया, और जिससे नेपोलियन की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई थी। ये पूरी तरह से यहाँ पर नेपोलियन की जीत होती रहती है। और उसके बाद देखिए इटली अभियान इसका ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद मिस्र अभियान चलता है। तो मिस्र अभियान में चलता रहता है, तो फिर मिस्र अभियान के बारे में बता दे रही हूँ। तो 1793 ईस्वी में फ्रांसीसी जब महादशी युद्ध लड़ रहा था, तो इंग्लैंड भी अत्यंत देशों की सहायता से युद्ध में कूद पड़ा। प्रारंभिक असफलता के बाद फ्रांसीसी सेनाओं में यूरोप के मित्र राष्ट्रों के सेनाओं को परास्त करके खदेड़ दिया। केवल इंग्लैंड ही मैदान में रह गया था। डायरेक्टरी ने नेपोलियन को इंग्लैंड में लड़ने वाले फ्रांसीसी सेनाओं का प्रधान नियुक्त किया। नेपोलियन यह भली भांति जानता था कि यदि इंग्लैंड पर सीधा आक्रमण किया गया तो वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, अतः उसने मिस्र पर अधिकार करके इंग्लैंड और भारत के मार्ग को नियंत्रित कर लिया, क्योंकि इंग्लैंड की शक्ति का स्रोत भारत में था, लेकिन उस समय मिस्र इंग्लैंड साम्राज्य का भाग नहीं था। संचालक मंडल ने नेपोलियन के मिस्र विजय स्वीकार कर लिया। वस्तुतः नेपोलियन को लोकप्रियता में डायरेक्टरी यानी संचालक मंडल घबरा उठा। नेपोलियन की लोकप्रियता से मतलब नेपोलियन इतना ज़्यादा वो हो गया था, तो डायरेक्टरी के जो वहाँ शासन थे उसकी लोकप्रियता से घबरा उठा था और नेपोलियन को फ्रांस में दूर रखने
में ही अच्छा समझता था। लेकिन नेपोलियन ने 1798 ईस्वी में बसंत ऋतु के द्वारा एक शक्तिशाली सेना के साथ जलमार्ग द्वारा मिस्र की ओर प्रस्थान किया। सर्वप्रथम उसने माल्टा द्वीप पर अधिकार कर लिया और ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। फिर अलेक्जेंड्रिया के प्रसिद्ध बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। भाग्य की बात थी कि अंग्रेज जलसेना नायक नेल्सन इसका बहुत ही बड़ा हाथ है, इसमें इंग्लैंड के साथ जो युद्ध करता था तो उसका प्रतिनिधि यही किया था। तो 3 दिन पहले ही उसके तलाश में बंदरगाह से निकल गया था। यदि रास्ते में नेपोलियन अंग्रेजों से मिल जाता तो शायद आज इतिहास दूसरा होता। 1 सितंबर 1798 को ओबे किब्रे में नील नदी के निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें नेल्सन ने नेपोलियन की जहाजी बेड़ा को नष्ट कर दिया और केवल 2 जहाज और 2 फ्रिगेट किसी प्रकार बच गया। और अंग्रेज की इस विजय के फलस्वरूप नेपोलियन का संपर्क फ्रांस से टूट गया और पूरा विस्तृत विजय का स्वप्न टूट गया। परंतु वह हताश होने वाला नहीं था। उसने सीरिया पर आक्रमण किया। प्रारंभ में उसे सफलता मिली और जाफना नगर पर उसका अधिकार हो गया तथा अंत में 28 जुलाई 1799 ईस्वी में अबू बकर की खाड़ी के युद्ध में एक विशाल तुर्की सेना को समाप्त कर दिया। नेपोलियन फ्रांस नहीं जा सकता था क्योंकि जहाजी बेड़ा तैनाती खड़ी थी। इसी कारण वह कौसिका द्वीप पहुंच गया और वहां लोग नेपोलियन का भव्य स्वागत किए। केर्सिका वह समुद्री तट पर पहुंचा। वहां से पेरिस गया। समुद्री मार्ग पर उसका कोई डर नहीं था। वह लोगों को स्वागत किया और उसने कहा कि ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति मेरे इंतजार कर रहा था। यदि मैं थोड़ा पहले आता तो अच्छा नहीं होता और मैं बाद में आता तो बहुत देर हो जाती और मैं ठीक समय में आया हूँ। तो नेपोलियन ने डायरेक्टरी शासन की यही समाप्ति कर देती है। नेपोलियन का शासन अव्यवस्थित दुखमय रहा। डायरेक्टरी के सशस्त्र सेनाओं का नियंत्रण एवं सेनाध्यक्षों की नियुक्ति, फ्रांस की ओर से संधि करने या युद्ध का अधिकार प्राप्त था। डायरेक्टरी सबसे बड़ी समस्या थी। दूसरी तरफ डायरेक्टरी के सदस्य अनुभवहीन, अयोग्य एवं भ्रष्ट थे। अतः डायरेक्टरी के शासनकाल में तरह तरह की गड़बड़ी फैली, बेकारी बढ़ी, व्यापार ठप हो गया और उससे विदेश नीति भी कमजोर रही। ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता एक ऐसे शासक की आवश्यकता महसूस कर रही थी जो देश के अंदर और बाहर शांति स्थापित करना चाहती थी और विदेशी शक्तियों को परास्त कर दिया। इस काल में नेपोलियन ने सैन्य विजयों द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया और अंततः डायरेक्टरी शासन को अंत करके सत्ता नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी, जो कि नियंत्रित हो गया था। मैं इसके बाद द रूल ऑफ कंसुलेट जो था उसको स्टार्ट करूंगी, जो नेपोलियन प्रथम काउंसिल में था। तो आप लोग मेरी पूरी वीडियो को पूरी देखिएगा, तब आप लोगों को सीरियल वाइज पूरी नोट्स मिलती रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि ये नोट्स अच्छी रही होगी और अच्छी रही है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक में जल्दी से पहुँच सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।